FIR लिखने का मतलब ये नहीं है कि सजा होगी। FIR लिखने का मतलब है कि सिर्फ जनता को शांत कराना, क्योंकि जनता एक राशन के समर्थन में उतर चुकी थी सड़कों के ऊपर। लगातार एक माहौल बन रहा था कि बहन बेटी का जो विरोध किया जा रहा था उसका, आपको राणा का, उसको लेकर के आज हर आदमी की एक ही बात थी कि कब उसकी गिरफ्तारी होगी। उसको अंडरग्राउंड कर दिया। इनके ऊपर नेताओं का हाथ है। आखिर कौन है ऐसे लोग जो इनको पाल रहे हैं? आप मुझे बात बताओ, एक आम आदमी की औकात हो सकती है कि इतनी बड़ी सांसद के बारे में यह शब्द बोल जाए? तो आपको समझना पड़ेगा कि अल्पसंख्यकों को दबाना, दलितों को दबाना, पिछड़ों को दबाना, ये इनकी आदत हो चुकी है। ये लगातार ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे देश के वर्गों को कमजोर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और आज इकरा हसन बहन के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और एक ही बात कहना चाहते हैं कि राणा साहब, भारत की किसी भी गली में छुप जाओ, जब लोग ढूंढने को आएंगे तो आपको किसी भी अस्पताल में भी घुसोगे वहां से भी निकाल लेंगे। याद रखना इस बात। एक तरफ तो लगातार मुसलमानों का विरोध होता है और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं घर में नमाज पढ़ाऊंगा। एक तरफ मस्जिदों के बाहर कूदते हैं, फानते हैं कि हम जहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देंगे, मस्जिद पे बुलडोजर चलाओ। अपने घर को मस्जिद बनाने घूमता फिर रहा राणा, उससे सवाल करो, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। कहाँ है वो हिंदूवादी अंधभक्त जो कहते हैं कि आज मुसलमानों की बात होगी तो ये होगा वो होगा? आज चलाओ जाकर के बुलडोजर उसके घर पे। जो राणा बोल रहा है मैं अपने घर को मस्जिद बना दूंगा, क्योंकि नमाज तो मस्जिद में ही होगी ना। पुलिस की नौकरी करने यूपी में गोरखपुर में लड़कियां आई हैं, उनको पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम डंडा कर देंगे। आप इस बात को समझो। 600 लड़कियों को पानी नहीं मिला, वो बाथरूम में रो रो के बोल रही है कैमरे लगे हैं, हमारे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं, वो रो रही हैं। वो बेटियां बोल रही हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 600 की 600 अगर शांत नहीं हुई तो तुम्हारे में डंडा करेंगे। आप इस बात को समझ रहे हो? ये सोच कहां जा रही है? मतलब बहन बेटियों की तुम डंडा करने की बात कर रहे हो? तो ये समझना पड़ेगा साहब कि हमारे देश के अंदर बहनों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे देश में चाहते ही नहीं है कि दलित पिछड़ा, उसमें कम से कम 400 से ज्यादा OBC समाज की बेटियां थी। तो उन्हीं की आवाज को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि आखिर क्यों, अगर कोई पिछड़ा आगे जाएगा तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, तुम्हें सांप सूंघ जाएगा? भाजपा चाहती नहीं है कि पिछड़े लोग आगे हैं, दलित आगे हैं। प्रधानमंत्री जी आज की डेट में OBC समाज से दूर आते हैं और उन्होंने OBC का कौन सा भला कर दिया? आप बात बताओ। हम तो फिर भी यहाँ सड़कों पे कम से कम जनता के हितों की आवाज उठा रहे हैं। आप उस प्रधानमंत्री साहब से पूछो जो विलायत में जाकर के घूमते फिर रहे हैं, मौज काट रहे हैं, मौज। बुढ़ापे में रंगीन तबियत का आदमी मैंने आज तक प्रधानमंत्री से अलावा कोई दूसरा नहीं देखा। मतलब इतना रंगीन मिजाज का बंदा मैंने कभी नहीं देखा। हमारी जो हुंकार है ताल कटोरा स्टेडियम से, वो इसी मुद्दे को लेकर के है कि आखिर कब पिछड़ों का हक मिलेगा, कब दलितों की आवाज को मजबूत किया जाएगा, आखिर कब तक हमारे देश में भाजपा दलितों के नाम पे राजनीति करेगी और उनका शोषण करेगी, उनका अधिकारों से वंचित कब तक रखा जाएगा? इसी बात का मुद्दा है। देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ कि धनखड़ साहब या भाजपा के जितने भी नेता हैं, आज भाजपा के अंदर जो नेता हैं, अगर वो कठपुतली बन के रहेंगे तो वो ऊपर जाएंगे। जब तक वो हाथ जोड़ते रहेंगे, जब तक वो ऐसे झुक के खड़े रहेंगे, वो बड़े बनेंगे। पर जिस दिन वो लोगों के हितों की बात करेंगे, धनखड़ साहब ने क्या किया? धनखड़ साहब की गलती इतनी रह गई कि उन्होंने लोकतंत्र की बात कर दी। धनखड़ साहब की गलती इतनी रह गई कि 1.5 साल चले किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन कर दिया। धनखड़ साहब की गलती इतनी रह गई कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष को परमिशन दे दी। तो धनखड़ साहब की गलती सिर्फ ये थी कि वो विपक्ष के जो मुद्दे थे, बुनियादी मुद्दे जो देश के आधार थे, उन मुद्दों पे बोल रहे थे और वो भाजपा को बर्दाश्त नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से आता हो, उस देश में OBC समाज को सम्मान, अधिकार और न्याय के लिए खड़े होना पड़ रहा है। देखिए, आप एक बात समझिए, आप इस बात को यहाँ से तोड़ लीजिए कि जो पुलिस की नौकरी करने यूपी में गोरखपुर में लड़कियां आई हैं, उनको पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम डंडा कर देंगे। आप इस बात को समझो। 600 लड़कियों को पानी नहीं मिला, वो बाथरूम में रो रो के बोल रही है कैमरे लगे हैं, हमारे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं, वो रो रही हैं। वो बेटियां बोल रही हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 600 की 600 अगर शांत नहीं हुई तो तुम्हारे में डंडा करेंगे। आप इस बात को समझ रहे हो? ये सोच कहां जा रही है? मतलब बहन बेटियों की तुम डंडा करने की बात कर रहे हो? तो ये समझना पड़ेगा साहब कि हमारे देश के अंदर बहनों को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे देश में चाहते ही नहीं है कि दलित पिछड़ा, उसमें कम से कम 400 से ज्यादा OBC समाज की बेटियां थी। तो उन्हीं की आवाज को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं कि आखिर क्यों, अगर कोई पिछड़ा आगे जाएगा तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, तुम्हें सांप सूंघ जाएगा? भाजपा चाहती नहीं है कि पिछड़े लोग आगे हैं, दलित आगे हैं। प्रधानमंत्री जी आज की डेट में OBC समाज से दूर आते हैं और उन्होंने OBC का कौन सा भला कर दिया? आप बात बताओ। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग आज हमारे देश में लगातार सिर्फ व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम किया होता तो जनता सड़कों पे थोड़ी ना होती। तो ये समझना पड़ेगा बिहार के अंदर कितने सारे लोगों का शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज दशरथ मांझी साहब का मकान बना रहे राहुल गांधी जी। आप देखो, निर्माण हो चुका है, किसी को पता नहीं लगा। आप समझे इस बात को? आज उनके ऊपर फिल्में तो बनती हैं, इतने समय से वहां पे सरकार है नीतीश बाबू की, क्या कभी सोचा मांझी साहब के लिए? तो ये समझना पड़ेगा, जननायक ही है वो जो OBC पिछड़े और दलितों का भला कर सकते हैं। इसलिए जननायक के समर्थन में पूरे भारत को आना चाहिए। बीजेपी नहीं सोचती पिछड़ों के बारे में? इतने सारे लोगों को मकान दे दिया।
आपको लगता है आप उस मकानों में जाके इंटरव्यू तो करो। मैं आपसे पूछता हूँ, जाओ 50,000 पे साइन करवा लिए गए कि तुम्हें मकान मिल गया। आज गरीब लोग थे उनको भी मिला कि हाँ भैया कुछ तो आएगा, मकान आए ना, ईंटें आए ना, रोड़ी आए ना आए, कुछ तो ले लो, जो मिल रहा है वो ले लो। तो आप वही वाली बात है कि गरीबों का शोषण करा है, मकानों के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, गैस के नाम पे घोटाला हुआ है। भाजपा की ऐसी कोई भी नीति नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जिसमें घोटाला नहीं हुआ, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो आपको मकान की हो या वो गैस योजनाएं हो। इनकी योजनाएं सारी फेल हो चुकी हैं, उस योजना से देश का भला नहीं हुआ। बिहार में चुनाव के बहिष्कार की बात कही जा रही है कि जो विपक्ष है वो एक साथ आएगा, और अब अगर इस तरीके से जो वहाँ पे रिवीजन जो चल रहा है, अगर ऐसे ही होता रहा, चुनाव आयोग इसी तरह काम करता रहा, तो चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा, यही एकमात्र उपाय है। देखिए, चुनावों का बहिष्कार का मतलब आप समझो वो दर्द है, वो तेजस्वी बाबू का दर्द है इस बात को कहते हुए कि अगर हम दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो तुम हमें आवाज नहीं उठाने दोगे, तो मत कराओ चुनाव। आज चुनाव आयोग से ये बात की जा रही है कि जो आज दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ है, उसके वोट काटे जा रहे हैं। आप समझो ये नया चुनाव का तरीका है कि अगर पता लग जाए कि इस मोहल्ले में 400 लोग हैं और 400 में से 250 लोग जो वो कांग्रेस समर्थक हैं और 150 बीजेपी वाले हैं, अगर वो 250 डालेंगे तो इस बूथ से तो कांग्रेस जीत गई। अब वो जो पूरी प्लानिंग हो रही है वो कैसे हो रही है उसको समझो कि 250 लोग हैं तो 100 लोगों का वोट काट दो। अब रह गए 150 और 150 लोग। अब 150 और 150 में 10-20 को धमका करके वोट डालने नहीं भेजेंगे और उसके बाद भाजपा वाले 150 के 150 डाल देंगे और अब कांग्रेस का पड़ेगा 120 वोट और उस बूथ से जो है कांग्रेस हार गई, भाजपा जीत गई। यही तो पूरा का पूरा षड्यंत्र हो रहा है कि लोगों के वोट काट करके लोगों को हरवाने का तरीका किस प्रकार से सत्ता में लेके आया जाए। जहां पे कांग्रेस मजबूत है उस जगह लोगों के वोट ही काट दो, उनकी पर्चियां गायब कर दो, उनकी पर्चियां ही ना आए। इसी बात का तो दर्द है हमें। देश में इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है संसद का, और उसके बाद यहाँ इस तरीके से अभी क्या जरूरत थी ओबीसी नेतृत्व को एकत्रित करने की? वहां से भी तो आवाज उठा सकते थे। हम तो फिर भी बात कर रहे हैं कम से कम ओबीसी की। आप कह रहे हैं मानसून सत्र चल रहा है, हम तो फिर भी यहाँ सड़कों पे कम से कम जनता के हितों की आवाज उठा रहे हैं। आप उस प्रधानमंत्री साहब से पूछे जो विलायत में जाकर के घूमते फिर रहे हैं, मौज काट रहे हैं, मौज। बुढ़ापे में रंगीन तबियत का आदमी मैंने आज तक प्रधानमंत्री से अलावा कोई दूसरा नहीं देखा। मतलब इतना रंगीन मिजाज का बंदा मैंने कभी नहीं देखा, जो हर जगह जाते हैं। आप एक अरे कोई सी डील नहीं हुई जी, 11 साल से विदेशी अपने यहाँ से 3 थप्पड़ उखाड़ के जा रहे हैं। ऐसा कौन सी यहाँ पे आ गई एफडीआई? पता है आपको क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज वो निवेश जो भारत के अंदर आकर के विदेशी कंपनियां करती हैं, आप पिछले 11 साल से ले लो, लगातार कंपनियां यहाँ से अपने 3 थप्पड़ उखाड़ के निकल रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल रही, काम का उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको रेट नहीं मिल रहा, उनका नुकसान हो रहा है। ट्रम्प ने मना कर दिया है कि भारत से हायरिंग मत करो। अरे वो तो बावला हो चुका है, ट्रम्प की तो छोड़ दो उसको। जब से ट्रम्प साहब को एक्चुअल में विश्व गुरु बनना है। अच्छा। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि मैं विश्व गुरु, रोज डेली इंडिया और पाकिस्तान, मतलब ट्रम्प का वही साहब हो चुका है, वो दूसरा मोदी है। आप इस बात को समझो। और रात को सोता है, उसको लगता है मैं हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो उसको लगता है भैया इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, पूरा देश उसको देखता है। हाँ, मतलब उसको ये मतलब है कि मैं रोज कोई ना कोई, अरे आपने एक बार बोल दिया मैंने सीज फायर कराई, गले में ढोल टांग लो ट्रम्प साहब और ढोल बजाओ, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ, हर आने वाले को बताओ मैंने सीज फायर करवाया हो, मैंने सीज फायर करवाओ ना। ये मजाक हो रहा है। इतना बड़ा राष्ट्रपति होकर के यार हौदी, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया। कभी कहते हो कि हमने एरोप्लेन वहां पे गिरे, कभी कहते हो ये हुआ, कभी अरे जो भी हुआ वो हमें भी पता है, वो सरकार तो मानने को तैयार नहीं है ना। तुम्हारे बोलने के बाद भी ट्रम्प को कहते हैं ये पागल हो गया। अब जब पहले ट्रम्प होता, नमस्ते ट्रम्प होता था, जब से ट्रम्प कह रहा है मैंने मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि आज सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उसकी सारे बयान, तो आज वही वाली बात है, मीडिया भी ट्रम्प की बेइज्जती कर रही है, मजाक उड़ा रही है। तो ये समझना पड़ेगा, ट्रम्प भी भारत की हिंदू मुसलमान की राजनीति में स्वाद ढूंढ रहा है, स्वाद। समझ गए वो भी। हाँ, वो समझ गए हैं कि यहाँ पे स्वाद ढूंढो, मजे लो, मजे। 2 बंदरों को लड़वाओ और मजे लो। आज वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के नेता आपस में लड़ते हैं और ट्रम्प मजे लेता है, मजे। उसको मजे लेने की आदत हो चुकी है और कुछ नहीं है। गिन्नी जी, राणा जी गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। राणा अगर गिरफ्तार हो जाएगा तो आज अल्पसंख्यकों की आवाज मजबूत नहीं हो जाएगी। आपको समझ में आना चाहिए कि राणा जैसे लोग एक प्री प्लान्ड होते हैं, जिनको नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं,
और बाद में इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगती हैं एक जमाने में कि इनकी 60 पुश्तें बैठ के सोचती हैं कि हम नेता बनने निकले थे, शायद गलत निकले थे। जब हक छीने जाएंगे लोगों के तो आवाज बुलंद की जाएगी। जब आदिवासियों के हक छीने जा रहे, दलितों के छीने जा रहे, पिछड़ों के छीने जा रहे, ओबीसी समाज के अंदर आने वाली विभिन्न जातियों को, सैकड़ों जातियों का हक छीना जा रहा है, और वो छीनने वाले कौन है? भाजपा वाले नेता हैं। आज जाति जनगणना की बात करते हैं पर उसके ऊपर काम नहीं होता। आज मोदी जी लगातार पहले तो कहते रहे कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? अनुराग ठाकुर ने इतनी बड़ी हुंकार भरी, हम नहीं होने देंगे, और आज फिर ऊंट पहाड़ के नीचे आया। और वो ऊंट को लाने वाला कौन था? वो नाम था जननायक श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का जो मुद्दा उठाया उस पर सरकार सहमत हुई कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और आज यही बात हम जो बोलते हैं कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, कि उनके हक सुनिश्चित किए जाए, उन पिछड़ों को, आदिवासी और दलित समाज के लोगों का जो हक है वो उनको दिया जाए, और वे सरकार जो है वो नकारती है। तो आज हमारी जो हुंकार है ताल कटोरा स्टेडियम से, वो इसी मुद्दे को लेकर के है कि आखिर कब पिछड़ों का हक मिलेगा, कब दलितों की आवाज को मजबूत किया जाएगा, आखिर कब तक हमारे देश में भाजपा दलितों के नाम पे राजनीति करेगी और उनका शोषण करेगी, उनका अधिकारों से वंचित कब तक रखा जाएगा, इसी बात का मुद्दा है। अच्छा, अगर आप लोगों की बात कर ही रहे हैं तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। महिलाओं में इकरा हसन के बयान को लेकर आप वाकिफ होंगे कि किस तरीके से जो योगेंद्र राणा है, उनका प्रस्ताव शादी का जो दिया था उन्होंने, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, अंडरग्राउंड है। इतने कौन से बड़े नामी गिरामी वो पहले के कोई भगौड़े हैं कि अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है संरक्षण नहीं जाता तो पकड़ा नहीं जाता। अच्छा। FIR लिखने का मतलब ये नहीं है कि सजा होगी। FIR लिखने का मतलब है कि सिर्फ जनता को शांत कराना, क्योंकि जनता इकरा हसन के समर्थन में उतर चुकी थी सड़कों के ऊपर। लगातार एक माहौल बन रहा था कि बहन बेटी का जो विरोध किया जा रहा था उसका, आपको राणा का, उसको लेकर के आज हर आदमी की एक ही बात थी कि कब, आखिर कब उसकी गिरफ्तारी होगी। उसको अंडरग्राउंड कर दिया। इनके ऊपर नेताओं का हाथ है। आखिर कौन है ऐसे लोग जो इनको पाल रहे हैं? आप मुझे बात बताओ, एक आम आदमी की औकात हो सकती है कि इतनी बड़ी सांसद के बारे में यह शब्द बोल जाए? तो आपको समझना पड़ेगा कि अल्पसंख्यकों को दबाना, दलितों को दबाना, पिछड़ों को दबाना, ये इनकी आदत हो चुकी है। ये लगातार ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे देश के वर्गों को कमजोर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और आज इकरा हसन बहन के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और एक ही बात कहना चाहते हैं कि राणा साहब, भारत की किसी भी गली में छुप जाओ, जब लोग ढूंढने को आएंगे तो आपको किसी भी अस्पताल में भी घुसोगे वहां से भी निकाल लेंगे। याद रखना इस बात। समाज राणा जी को माफ करेगा? कोई समाज माफ नहीं करेगा। राजपूत समाज खुद उनके खिलाफ है, कन्नी सेना वाले खुद उनके खिलाफ हैं। आज सोचना चाहिए ना कि देश की बहन बेटी के लिए इतनी बड़ी बात बोलना। अरे आपको रिश्ता लेना था, जाते उसके घर में बात करते, अपनी बीवी को तलाक देते और बोलते तमीज से कि हाँ जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप शादी करोगी मेरे से या नहीं करोगी? उसके बाद पता चला चप्पलें मिल रही है, जूते मिल रहे हैं या फूल माले मिल रही है, वो तो बाद में पता लगता। आप तरीके से इंसान बन के तो जाते, आप सोशल मीडिया पे बेढंगे तरीके से लेट करके बातें कर रहे हो। ये समझना पड़ेगा, ये मुसलमानों की बहन बेटियों के ऊपर जो नजरें हैं इनकी, ये वो दिखाया जा रहा है कि देश की बहन बेटियों को, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने की भी अनुमति दे रहा हूँ मैं, अलग से कमरा बनवा दूंगा। देखिए, ये तो समझना पड़ेगा उन हिंदू लोगों को जो इनका समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ तो लगातार मुसलमानों का विरोध होता है और एक तरफ वो कह रहे हैं मैं घर में नमाज पढ़ाऊंगा। एक तरफ मस्जिदों के बाहर कूदते हैं, फानते हैं कि हम यहाँ पे मस्जिद नहीं बनने देंगे, मस्जिद पे बुलडोजर चलाओ। अपने घर को मस्जिद बनाने घूमता फिर रहा राणा, उससे सवाल करो, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। कहाँ है वो हिंदूवादी अंधभक्त जो कहते हैं कि आज मुसलमानों की बात होगी तो ये होगा वो होगा? आज चलाओ जाकर के बुलडोजर उसके घर पे, जो राणा बोल रहा है मैं अपने घर को मस्जिद बना दूंगा, क्योंकि नमाज तो मस्जिद में ही होगी ना। इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को संसद में उठाने की कोई कवायद है, कोई तैयारी है? देखिए, इतने बड़े मुद्दे को संसद में इसलिए नहीं उठाया जाएगा क्योंकि बहन बेटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज उसका विरोध जमीनी स्तर पे हो रहा है, आज उसका विरोध कानूनी स्तर पे हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। संसद में यह मुद्दा पहुंचे या ना पहुंचे, और ये मुद्दा भारत के हर घर तक जरूर पहुंच चुका है और हर घर के अंदर ये आवाज निकल रही है कि राणा को गिरफ्तार किया जाए, उसको दंड दिया जाए, और इसीलिए आज हर आदमी एक साथ होकर के खड़ा है।